राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आई हूं, जो कि आपकी किसी भी शैक्षिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो का 201 प्रश्न। और इससे पहले के जिन स्टूडेंट्स ने भी प्रश्न नहीं देखे हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पर इससे पिछली वीडियो के लिंक शेयर करे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं सम्मिलित होती हैं? इसके ऑप्शन है, पहला है कक्षा 1, 4, 8 और 10। बी ऑप्शन है कक्षा 2, 5, 8 और 9। सी ऑप्शन में देखिए कक्षा 3, 5, 8 और 10। और चौथा ऑप्शन है कक्षा 4, 6, 9 और 12। तो आजकल इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसका जो सही आंसर है, जो राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण के अंतर्गत कक्षाएं शामिल की गई हैं, वो है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 3, 5, 8 और 10 की कक्षाओं को राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। हम हर एक प्रश्न में व्याख्या देखते हुए चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण है जो देश में शिक्षा प्रणाली की स्थिति का आकलन करता है। यह सर्वेक्षण प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण के अंतर्गत कक्षा 3, 5, कक्षा 8 और कक्षा 10 को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, देश में सीखने के परिणामों की निगरानी के मामले में परख क्या भूमिका निभाता है? तो इसके ऑप्शन है, देखिए, यह छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का समय समय पर मूल्यांकन करता है। बी ऑप्शन है, यह स्कूलों में विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है कि किस तरह से स्कूलों में नीतियां चलाई जा रही हैं। सी ऑप्शन है, यह पूरे भारत में स्कूलों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का मूल्यांकन करता है। और डी ऑप्शन है, यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षण या प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर है, तो परख कौन सी भूमिका निभाता है, वो है ऑप्शन नंबर ए। परख क्या करता है? यह छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का समय समय पर मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने को प्रस्तावित किया गया था। इसके ऑप्शन है, पहला गांधी जी द्वारा, बी है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, सी है स्वामी दयानंद द्वारा, डी है टैगोर द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने, देखिए, बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा को वर्ष 1937 में प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बालकों को आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनाना था, बालक या बालिकाओं को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे मन का भंडार गृह माना जाता है? इसके ऑप्शन है, इदम, अहम, परा अहम या फिर ये सभी। तो मन का भंडार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, इदम को। मन, ऊर्जा का भंडार ग्रह कौन है? इदम है। सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार इदम, जिसे ईड भी बोला जाता है, व्यक्तित्व का सबसे आदिम भाग है, मतलब पुराना भाग है। यह प्रायः मानसिक ऊर्जा के भंडार के रूप में जाना जाता है, जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं और इच्छाओं को संचालित करता है। अगला प्रश्न देखिए, राममूर्ति समिति ने सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाने के प्रयास में निम्नलिखित में से किसके पक्ष में सिफारिश की थी? इसके ऑप्शन है, पब्लिक स्कूल, बी है पड़ोसी स्कूल, सी है नवोदय स्कूल या डी है मुक्त विद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुक्त विद्यालय। राममूर्ति समिति ने सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाने के प्रयास में मुक्त विद्यालय के पक्ष में सिफारिश पेश की थी। मुक्त विद्यालय एक प्रकार का विद्यालय है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, मतलब जो अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चे। राममूर्ति समिति ने मुक्त विद्यालयों को मजबूत बनाने और उन्हें सभी बच्चों के लिए सुलभ बनाने के लिए कई सिफारिशें की थी।
अगला प्रश्न देखिए, स्मृति की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? इसके ऑप्शन है पहचान, धारण, प्रत्यावहन, बी है संकेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति, सी है धारण, विश्लेषण, संश्लेषण और डी है संकेतन, धारण, पुनः प्राप्ति। तो इसमें से जो स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, पहचान, धारण और प्रत्यावहन। देखिए, पहचान क्या होता है? यह जानकारी को पहचानने की क्षमता है जिसे पहले अनुभव किया गया है, जिसमें बच्चा किसी चीज़ को पहचानता है। दूसरा है धारण, यह जानकारी को स्मृति में रखने की क्षमता है, यानी कि वह पहले वस्तु को, किसी चीज़ को पहचानता है और फिर वह क्या करता है, उसे दिमाग में रखता है कि हाँ ये चीज़ है। तीसरा है प्रत्यावहन या याद करना, यह जानकारी को स्मृति से वापस लाने की क्षमता है। तो जब बच्चा पुरानी देखी हुई चीज़ को अपने दिमाग में धारण कर लेता है तो बाद में अगर वो चीज़ उसे कभी दिखती है या वो उस चीज़ को अचानक से देखता है तो उसे क्या होता है, उसे रिकॉल होता है कि मैंने ये चीज़ पहले कभी देखी थी। तो ये होता है कि जानकारी को स्मृति से वापस लाने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रत्यावहन। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रक्रिया की प्रकृति है। पहला है सामाजिक, बी है आर्थिक, सी है नैतिक और डी है भौतिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक। शैक्षिक प्रक्रिया कैसी है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रक्रिया की प्रकृति सामाजिक है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा एक सामाजिक गतिविधि है जो व्यक्तियों को समाज के सदस्य बनने के लिए तैयार करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्राप्त करते हैं जो उन्हें समाज में सफलतापूर्वक कार्य करने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण की उस लघु क्रिया से है जिसे कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में कम समय में पूरा कराया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन है। इसके ऑप्शन है जॉन डीवी, बी है बी एम शोर, सी है डी डब्ल्यू एल एन या डी फ्लैंडर। तो ये जो परिभाषा दी है सूक्ष्म शिक्षण के लिए, ये दी है ऑप्शन नंबर सी, डी डब्ल्यू एल एन ने। और सूक्ष्म शिक्षण का जो समय होता है वो कितने मिनट का चलता है? ये होता है 36 मिनट का। और सूक्ष्म शिक्षण में जो चक्र होते हैं वो कितने होते हैं? 6 चक्र होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6ठी से 8वीं तक की कक्षा विद्यार्थी अध्यापक अनुपात है। तो इसमें हमें कक्षा 6 से 8 तक की जो कक्षाएं चलती है उसमें कितने विद्यार्थियों में कितने अध्यापक होने चाहिए, ये हमें अनुपात इसमें बताना है। और ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रस्तावित किया गया है। तो इसके ऑप्शन हैं 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, बी है 42 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, सी है 32 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक या डी है 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से घटक समग्र शिक्षा में सम्मिलित हैं? इसके ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना। दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। तीसरा है शिक्षक शिक्षा और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल। चौथा है सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा। तो जो समग्र शिक्षा में सम्मिलित हैं वो है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए, जो इसमें सम्मिलित किए गए हैं उनके कार्य भी देख लेते हैं हम। सर्व शिक्षा अभियान, यह योजना सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर जोर देती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यह योजना माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। और तीसरा है शिक्षक शिक्षा, यह योजना शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है। तो ये तीनों ही समग्र शिक्षा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? इसके ऑप्शन हैं बहुविषयकता शिक्षा, बी है कठोर पाठ्यक्रम,
सी है योगात्मक आकलन और डी है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बहुविषयकता शिक्षा। NEP 2020 के अनुसार बहुविषयकता शिक्षा के कुछ लाभ निम्नलिखित है। पहला क्या है, यह छात्रों को विभिन्न विषयों के बीच संबंधों को समझने में सहायता करती है। दूसरा है, यह छात्रों को अपनी सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में सहायता करती है। तीसरा है, यह छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में करियर के अवसर के बारे में जानकारी देती है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तारीख को मंजूरी दी थी? इसके ऑप्शन है 29 जून 2020, बी है 29 जुलाई 2020, तीसरा है 29 अगस्त 2020 और डी है 29 सितंबर 2020। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस नीति ने वर्ष 1986 में बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह किसने कहा? इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन। स्किनर ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने या पावलोव ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पियाजे। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित मनुष्य नहीं हो सकते, यह कथन किसने कहा? ए है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, बी है UN उद्घोषणा महिलाओं के प्रति विभेद निवारण, सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और एक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत कहा गया है कि शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित मनुष्य नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? प्लेटो, जॉन डीवी, रूसो या रसल? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी। प्रयोजनवाद के जन्मदाता जॉन डीवी थे। वे एक अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षाविद थे। उन्होंने प्रयोजनवाद को एक दर्शन के रूप में विकसित किया जो ज्ञान और सत्य को व्यवहारिक उपयोगिता से जोड़ता है। प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान का मूल्य उसके व्यवहारिक उपयोग में होता है। अगला प्रश्न देखिए, छात्र के शरीर के वजन के संबंध में स्कूल बैग के वजन के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की जाती है? मतलब स्कूल के बैग का वजन कितना होना चाहिए एक छात्र के शरीर के हिसाब से? इसका जो ऑप्शन देखिए, शरीर के वजन का 5%, शरीर के वजन का 15%, शरीर के वजन का 25% या शरीर के वजन का 10%। तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, शरीर के वजन का 10%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NCFSE का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। पहला है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, दूसरा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, सी है नेशनल कमिटी फॉर स्कूल एजुकेशन और डी है नेशनल कमिटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। अगला प्रश्न है, दीक्षा से संबंधित एक राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा है। पहला है बैंकिंग सेवाएं, बी है स्वास्थ्य सेवाएं, सी है शैक्षिक संसाधन और डी है परिवहन सेवाएं। तो दीक्षा किससे संबंधित है? यह है ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक संसाधन से। दीक्षा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो शिक्षकों और छात्रों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संसाधन प्रदान करती है। यह पहल राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और इसका उद्देश्य देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा को प्रकृति की ओर वापस जाने का सिद्धांत किसने दिया?
ए है रूसो ने, बी है प्लेटो ने, सी है अरस्तु ने या डी अरविंद ने। तो प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन नंबर ए रूसो ने। अगला प्रश्न देखिए, नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला है सात्रे, बी है डीवी, सी है रूसो, डी पेस्टोलॉजी। तो नकारात्मक शिक्षा का जो प्रत्यय दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर सी रूसो ने। देखिए नकारात्मक शिक्षा क्या होती है। नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय रूसो ने दिया था। रूसो का मानना था कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने दिया जाए, मतलब उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया जाए, वो अपने आप खुद ही सीखते हैं। उनका मानना था कि बच्चों को नकारात्मक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसका अर्थ क्या है कि उन्हें बुराई से बचाना और उन्हें अच्छे की ओर प्रेरित करना। मतलब उन्हें नकारात्मक चीज़ों को बताते रहना चाहिए कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है और ये चीज़ तुम्हारे लिए बुरा है। तो इसी तरह से उन्हें बुराई से बचाना और उन्हें अच्छाई की ओर प्रेरित करना ही क्या है? नकारात्मक शिक्षा। अगला प्रश्न देखिए, एक छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने नया कंप्यूटर दिलाने का वादा किया है। तो इसका आधार है, पहला है आंतरिक प्रेरणा, बी है बाह्य प्रेरणा, सी है भावनात्मक प्रेरणा और डी है ये सभी। तो किस वजह से वो अच्छे अंक लाने के लिए परिश्रम कर रहा है? वो कर रहा है ऑप्शन नंबर बी बाह्य प्रेरणा के कारण। बाह्य प्रेरणा, यह प्रेरणा किसी बाहरी कारक से आती है, जैसे कि पुरस्कार, दंड या सामाजिक स्वीकृति। इस मामले में छात्र बाहरी प्रेरणा से प्रेरित है क्योंकि वह नया कंप्यूटर प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है, अध्ययन, अनुभव और शिक्षण के माध्यम से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या मूल्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है आकलन, सीखना, मूल्यांकन या परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीखना। क्या है? अध्ययन, अनुभव या शिक्षण के माध्यम से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या मूल्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, व्यवहारिक तर्कसंगत दृष्टिकोण के समर्थन में पाठ्यक्रम निर्माण की क्रमिक प्रक्रिया क्या है? तो इसके ऑप्शन है सामग्री से शुरू, फिर उद्देश्य और अंत में लक्ष्य। बी है शुरुआत दार्शनिक मुद्दों से, फिर लक्ष्य और उद्देश्यों से। सी है लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ शुरुआत करना, फिर सामग्री और सीखने के अनुभवों को अनुक्रमित करना और अंत में परिणामों का मूल्यांकन करना। चौथा है अन्य पहलुओं पर विचार किए बिना केवल दार्शनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ शुरुआत करना। पहले लक्ष्य और उद्देश्य होने चाहिए, फिर सामग्री और सीखने के अनुभवों को अनुक्रमित करना और अंत में परिणामों का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रमित अध्ययन का जन्मदाता कहा जाता है। कौन है अभिक्रमित अध्ययन के जन्मदाता? पहला है लुम्सडेन, डीवी, स्किनर या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग के जन्मदाता कौन थे? ये थे स्किनर, ऑप्शन नंबर सी। अभिक्रमित अध्ययन का जन्मदाता बीएफ स्किनर को माना जाता है। स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारवाद के सिद्धांत पर काम किया। उन्होंने अभिक्रमित अध्ययन को एक शिक्षण विधि के रूप में विकसित किया। अभिक्रमित अध्ययन में शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे चरणों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार कितनी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नीति विकसित की जाएंगी? तो कितनी की जाएंगी? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नीति विकसित की जाएंगी। देखिए वो कौन कौन सी हैं। पहला है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, या फिर प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। दूसरा है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तीसरा देखिए कौन सी है वो पाठ्यक्रम, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। और चौथा है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर
एडल्ट एजुकेशन, वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। मैं आगे आपके लिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।